कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। और जब मैं जड़ें देखने लगा तो मुझे जड़ें ही नज़र नहीं आई, तो मुझे लगा ये तो समाज ही रूटलेस है। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। और जब मैं जड़ें देखने चला तो मुझे मालूम हुआ कि ये समाज तो रूटलेस है। मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने नालायक समाज की नालायकी को दूर करके उसको लायक बनाने में लगा हुआ हूँ। अगर हमें अंबेडकर का सपना साकार करना है और अंबेडकर का जो कारवा है उसे मंजिल तक पहुंचाना है, तो लक्ष्य क्या है? अपने बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना होगा। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं स्टॉर्म ऑफ अम्बेडकरिज्म और मैं हूं मनजीत सिंह राय। आज बात करेंगे मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। साथ ही कुछ अत्यंत गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आज की युवा पीढ़ी को अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सतलज नदी के किनारे रोपड़ जिला, आधुनिक नाम रूपनगर के एक छोटे से गांव ख्वासपुर में 15 मार्च 1934 को कांसीराम साहब का जन्म चमार जाति के रमदसिया सिख परिवार में हुआ था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करने वाली एक प्रयोगशाला एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ERDL में अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, ऑफिस में आला अधिकारियों समेत छोटे कर्मचारी भी उन कर्मचारियों के साथ भेदभाव का रुख अपनाते थे। इस भेदभाव का समूल नाश करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। प्रेरणा स्रोत। इस तरह के कठोर निर्णय लेने में अंबेडकर की किताब एनाइलेशन कास्ट ऑफ इंडिया की महती भूमिका रही। साथ ही वे अंबेडकर की विचारधारा से और उनके दर्शन से काफी प्रभावित थे। अंबेडकर द्वारा निर्मित पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो आगे चलकर RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई, शुरुआत में कांसीराम साहब ने RPI का समर्थन किया तथा उसकी सदस्यता ले ली। जब कांसीराम ने अपने विचार और मुद्दों पर पार्टी को सुझाव दिया तो RPI के सीनियर पदाधिकारियों ने उनकी अहमियत नहीं समझी। जल्द ही RPI से कांसीराम का मोह भंग हो गया। RPI से अलग होने के बाद वर्ष 1971 में अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जिसे आगे चलकर 1978 में बामसेप के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। बामसेप न तो राजनीतिक और न ही धार्मिक संस्था थी। इसके उद्देश्यों में आंदोलन करना भी शामिल नहीं था, लेकिन इस संगठन ने दलित समाज के उस वर्ग को इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की जो लोग शहरों में रहते थे, छोटे शहरों में रहते थे और सरकारी नौकरियों में काम करते थे। इसके बाद कांसीराम साहब ने वर्ष 1981 में एक और संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 के नाम से जाना गया। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने दलित और पिछड़ों के वोट को इकट्ठा करने में सफलता हासिल की। साथ ही कुछ फंड भी इकट्ठा कर लिया।
अब समय आ गया था कि वास्तविक रूप से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में राजनीतिक पटल पर उतरा जाए। ऐतिहासिक रूप देने के लिए उन्होंने 14 अप्रैल का दिन चुना और वर्ष 1984 में अपने राजनीतिक संगठन को बहुजन समाज पार्टी के रूप में स्थापित किया। बीएसपी के गठन के बाद कांसीराम ने कहा कि हमारी पार्टी बीएसपी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए तथा नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। वर्ष 1988 में बीपी सिंह के खिलाफ प्रयागराज लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 के वोटों से बीपी सिंह से हार गए। अगले साल पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, यहां भी असफलता हाथ लगी। 91 में कांसीराम ने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन किया और इटावा से लोकसभा चुनाव लड़ा। यहां पर उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को हराते हुए पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया और बहुजन समाज के लिए राजनीतिक उत्थान के रूप में प्रकाश की किरण बनने का काम किया। वर्ष 1988 में उन्होंने अपनी किताब दी चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने बाबू जगजीवन राम, रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का प्रयोग किया। कांसीराम के आंदोलन में मायावती के शामिल हो जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। 13वीं लोकसभा में पार्टी के 14 सांसद थे और 14वीं में यह संख्या 17 हुई और 15वीं लोकसभा में 21 सांसद थे। इस तरह बीएसपी की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती रही। खास तौर से उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ 1993, 96 और फिर 2000 में अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके बीएसपी ने 3 बार सरकार बनाई तथा 2007 में बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनाई गई। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। हालांकि चुनाव से 1 साल पहले मान्यवर कांसीराम 2006 में 9 अक्टूबर के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। वे कांसीराम ही थे जिन्होंने 90 के दशक में अंबेडकर और उनके कारवां को पुनर्जीवित कर एक नई दिशा देने का काम किया और सही मायने में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आश्चर्यजनक बदलाव किए। यदि मान्यवर कांसीराम 1 दशक और जीवित रह जाते तो इस देश की केंद्रीय सत्ता में बहुजन समाज को स्थापित होने से कोई भी ताकत रोकने वाली नहीं थी। युवा पीढ़ी को कांसीराम साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। आज हम लोग जो थोड़ी बहुत समानता देख पा रहे हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अमूल्य योगदान दिया है तथा उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष का नतीजा है आज मैं कांसीराम समेत बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महान आत्माओं को नमन करता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। यकीनन आपने आज कुछ नई चीजें सीखी होंगी। वीडियो को अपने परिजनों और युवाओं को अवश्य शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।